हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक रहेंगे वो सारे के सारे आपको यहीं पर हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक जितने भी कंटेंट यहाँ पर होंगे वो सब हम बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में या बायोकेमिस्ट्री की सीरीज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा, पहला क्लास है ये। इसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, है ना भाई। अगर आप इसको हिंदी में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं इसके बारे में हम देखेंगे और आज का ये हमारा पहला लेक्चर है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है आज की क्लास में हमें वो कंटेंट देख लेते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे और इसके क्लासिफिकेशन पे चर्चा करेंगे। और एक मेन बहुत ही मुख्य कार्बोहाइड्रेट हमारा है, इसका नाम है मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड के बारे में भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अब आप लोगों को जो क्लासेस यहाँ पर मिल रही है, उन क्लासेस में आपको जो पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की जाएगी वो पीडीएफ फाइल कुछ इस तरीके की रहेगी। एक तरफ आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखा रहेगा और दूसरी तरफ आपको इंग्लिश पूरा वर्जन आपको मिल जाएगा और ये डिजिटली फॉर्म में आपको यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, प्रोड्यूस हो रही है, मिल रही है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं अपने कार्बोहाइड्रेट की। इसकी बात करेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट की। आखिर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, हम उनकी चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूँ, अच्छा लेता हूँ कलर, हाईलाइट लगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक कहने का मतलब क्या होता है? जिनमें एक से अधिक OH ग्रुप, ठीक है, एक से अधिक OH ग्रुप वाले अल्कोहल के एल्डिहाइड अथवा कीटोन डेरिवेटिव्स, ठीक है, व्युत्पन्नों के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। जिन्हें हम किस फॉर्म में डिफाइन करेंगे? जिसके अंदर देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, राइट। जटिल जटिल कार्बनिक यौगिक हम कहेंगे जिन्हें पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक मतलब जिनमें एक से अधिक OH ग्रुप। आप देखेंगे इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला जब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, तो उसमें आप देखेंगे कि OH ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में एक पूरे कंपाउंड में प्रेजेंट है। ठीक है, या OH ग्रुप या इसके क्या हो सकते हैं? कीटोन डेरिवेटिव्स। कीटोन डेरिवेटिव्स मतलब इसका आइसोमर, आइसोमर की बात करेंगे या इसके हम कीटोन की बात करेंगे, कीटोनेज की बात करेंगे। ठीक, आगे देखिए लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड का यह ग्रुप कार्बोहाइड्रेट इसलिए कहलाता है क्योंकि यह कंपाउंड्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के कंपाउंड को हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं, है ना? कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो कंपोनेंट होता है या इनका जो फॉर्मेशन होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, देखिए 3 एटम यहाँ पर मैन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, इनसे मिलकर के पूरा कंपाउंड बना होता है। जैसे कि आप लोग ग्लूकोज पार्टिकल की बात करें, ठीक है, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ आप लोगों को, ग्लूकोज। तो C6H12O6, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के कितने? 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 अणु जब आपस में मिलते हैं तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसी मॉलिक्यूल होती है जिसको हम लोग अपने बॉडी के अंदर तोड़ करके और एनर्जी को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। और एनर्जी हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं अपने बॉडी के अंदर वो किस रूप में करते हैं बच्चों? एटीपी के रूप में। हाँ बिल्कुल सही बात, एटीपी के रूप में हम लोग यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए लिखा हुआ है इनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन हमेशा वाटर के फॉर्म में पाई जाती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा कैसे पाई जाती है? वाटर के फॉर्म में। जैसे अगर आप वाटर का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? H2O, यानी कि हाइड्रोजन अगर 2 हैं तो ऑक्सीजन क्या है? 1 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन हमेशा क्या है? डबल मात्रा में है, दुगना है, और ऑक्सीजन सिंगल है। अगर 6 ऑक्सीजन होंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 12। और इसका अगर वाटर मॉलिक्यूल देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ 2 हो गए। अगर आप यहाँ 6 लगा देंगे, ऑक्सीजन 6 कर देंगे, तो हाइड्रोजन को आपको क्या करना पड़ेगा? 6 × 2 = 12। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो यहाँ पर पाया जा रहा है वो किस रूप में पाया जा रहा है? वाटर मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। ठीक,
ये बात याद रखिएगा, मात्रक के पाई जाने वाली मात्रा के रेशियो में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट एनिमल व प्लांट, खास बात, कार्बोहाइड्रेट एनिमल व प्लांट टिश्यू दोनों में, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। चाहे आप एनिमल की बात करें चाहे आप प्लांट्स की बात करें, तो दोनों के केसेस में आपको कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, जिससे यह कंपाउंड एनिमल सेल के अंदर, ठीक है, जैसे यह कंपाउंड एनिमल सेल के अंदर ग्लूकोज व ग्लाइकोजन के रूप में, किस रूप में, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, याद रखिएगा एनिमल में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में मिलेगा, तो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में, तथा प्लांट सेल के अंदर ये सेलुलोज और स्टार्च के रूप में, आलू के अंदर स्टार्च भरा रहता है, इसको हिंदी में कहते हैं मंड, है ना, मंड भरा रहता है स्टार्च, जिसको तोड़ करके बाद में हम ग्लूकोज ही बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज और स्टार्च के रूप में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कि फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, काफी खास बात है यहाँ पर कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनिमल और प्लांट टिश्यू दोनों में आपके प्रेजेंट होते हैं। एनिमल के केस में अगर आप देखेंगे तो ये ग्लूकोज और ग्लाइकोजन के रूप में मिलेगा, और प्लांट के केस में अगर आप देखेंगे तो ये किस में मिलेगा, सेलुलोज और स्टार्च के रूप में। ठीक, अब हम बात करते हैं साथियों क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। भाई कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है ना? तो देखिए लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट को मुख्यतः 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है। कार्बोहाइड्रेट को कितने ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है, 3 ग्रुप में। तो पहला जो यहाँ पर ग्रुप है वो है मोनोसैकेराइड, दूसरा ग्रुप है डाइसैकेराइड, और तीसरा ग्रुप है पॉलीसैकेराइड। तो ये 3 ग्रुप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इन 3 ग्रुप के बारे में ही हम लोग पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। 3 ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं और तीनों ग्रुप्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ मोनोसैकेराइड, ठीक है, मोनोसैकेराइड जो हमारा पहला टॉपिक है या जो पहला कार्बोहाइड्रेट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए मोनोसैकेराइड। देखिए मोनोसैकेराइड्स को साथियों हम लोग यहाँ पर सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में शुगर पाई जाती है, और मोनोसैकेराइड के फॉर्म में ही हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ग्लूकोज पार्टिकल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो एक मोनोसैकेराइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, देखिए मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, लिखा हुआ है ये मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप के कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिन्हें हाइड्रोलिसिस के द्वारा और भी अधिक सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इन पोर्शंस को देखें तो हाइड्रोलिसिस के दौरान आप इनको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अब अगर तोड़ना होगा तो हम केमिकली फॉर्म में तोड़ेंगे, वाटर के फॉर्म में नहीं तोड़ पाएंगे। वाटर यानी कि वाटर के स्वरूप में, या ग्लूकोज को अगर आप पानी में घोलेंगे तो वो नहीं घुलेगा, लेकिन अगर हम उसको केमिकल कंपोजिशन में डाल के तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। जैसे कि हमारी सेल के अंदर ग्लूकोज पार्टिकल तोड़ा जाता है ना, आप याद तो होगा आपको C6H12O6, है ना, इसको तोड़ दिया जाता है किसमें, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम की प्रेजेंस में इसको तोड़ दिया जाता है CO2 प्लस वाटर प्लस इसमें एनर्जी, है ना, 276 किलो कैलोरी एनर्जी के आसपास यहाँ पर रिलीज होती है एक ग्लूकोज पार्टिकल के टूटने पर। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्लूकोज पार्टिकल को पानी में डाल करके घोलेंगे तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा, नहीं टूटेगा। ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो देखी जाए तो वो यही है। अब देखिए लिखा हुआ है ये केवल एक यूनिट या मॉलिक्यूल के बने होते हैं, ये एक यूनिट या मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, जिनका जो जनरल फार्मूला होता है याद रखिएगा CnH2nOn। इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लीजिएगा CnH2nOn। ठीक है, ऐसे लिखिएगा आप लोग CnH2nOn। ठीक है, CnH2nOn। n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन। 2n कहने का मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे या जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे उनका डबल क्या होगा, उनका डबल हाइड्रोजन का ही संख्या होगा। जैसे मान लो यहां पर हम कार्बन ले लेते हैं, कार्बन है 6, ठीक है, तो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नंबर निकालिए, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या है, 6। तो 6 कार्बन है
तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, जो कार्बन नंबर का, जो कार्बन का नंबर 6 है वही ऑक्सीजन का नंबर हो जाएगा 6। और हाइड्रोजन का नंबर आपको निकालने के लिए यहाँ पर इंटू कर देना पड़ेगा 2 से, तो क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कितना आ जाएगा 12, तो C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है मोस्ट सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड के रूप में, बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड के रूप की अगर आप बात करें तो ग्लिसरल्डिहाइड व डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन्स होते हैं। कौन होते हैं, ग्लिसरल्डिहाइड होते हैं और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन्स होते हैं। ठीक, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो मोस्ट सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है वो कौन है बेटा, ग्लिसरल्डिहाइड है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है। आगे देखिए लिखा हुआ है मोनोसेक्राइड के फॉर्म में ग्लूकोज कॉमा राइबोज कॉमा फ्रक्टोज आदि भी पाए जाते हैं। अगर आप मोनोसेक्राइड्स की बात करें साथियों, तो मोनोसेक्राइड्स के रूप में आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगा, फ्रक्टोज देखने को मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज, है ना, ये मोनोसेक्राइड्स के रूप में पाए जाते हैं, जिन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब इनको ही आसानी से हम स्मॉल इंटेस्टाइन जो भी हम खाते हैं, जीवन में जो भी खाते हैं, ठीक है, वो सब इन्हीं मॉलिक्यूल्स में टूटता है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, है ना, राइबोज या जो भी अमीनो एसिड्स वगैरह टूटे हैं, उन सबको हमारे बॉडी के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब करके सेल में पहुंचाया जाता है। डायरेक्ट सेल में नहीं, पहले लीवर में जाता है, फिर हार्ट के माध्यम से पूरे बॉडी के कोशिकाओं में भेजा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रक्टोज आपने यूज किया है या फ्रक्टोज एब्जॉर्ब किया है, तो फ्रक्टोज को भी ग्लूकोज में ही क्या किया जाएगा, पहले चेंज किया जाएगा, तब जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा उसको तोड़ा जाएगा। ठीक, यहां तक समझ में आया सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं क्लासेस एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड्स की जो क्लासेस हैं, ठीक है, और जो उसका नॉमेनक्लेचर किया गया वो किस तरीके से किया गया, तो देखिए लिखा हुआ है कार्बन एटम की संख्या के आधार पर सिंपल सुगर या मोनोसैकेराइड्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे हम बात करते हैं ट्राइओज की, तो ट्राइओज कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 कार्बन पाए जाते हो। टेट्रोज मतलब 4 कार्बन पाए जाते हो। पेंटोज मतलब 5 कार्बन प्रेजेंट हो। हेक्सोज 6 कार्बन। हेप्टोज 7 कार्बन। इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ट्राइओज, है ना, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, इस तरीके के क्लासिफिकेशंस में या इस तरीके की क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट को मतलब डिवाइड किया गया है या उसमें रखा गया है। ठीक, देखिए लिखा हुआ है इसके अलावा मोनोसेक्राइड्स में पाए जाने वाले एल्डिहाइड व कीटोन ग्रुप के आधार पर इन्हें एल्डोज व कीटोज भी कहा जाता है। तो केवल और केवल आप इस क्लासेस में डिवाइड नहीं, बल्कि हम मोनोसेक्राइड्स में जो एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप है, उसके बेसिस पर भी हम इसको एल्डोज और कीटोज कह सकते हैं। तो एल्डोज क्या होता है, कीटोज क्या होता है, अभी मैं आगे सब क्लियर करूंगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, मैं यहां पर थोड़ी सी बात कर लेता हूं इन क्लासेस की। तो क्लासेस में ट्राइओज जो है इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C3H6O3। मतलब यहां पर कार्बन नंबर कितने, ट्राइओज कहने मतलब कार्बन की जो संख्या है वो कितनी है बेटा, 3 है। जब कार्बन 3 होगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है 3:2 = 6। और यहां पर ऑक्सीजन का नंबर कितना हो जाएगा, जितना था उतना ही रहेगा, जितना कार्बन का नंबर उतना ऑक्सीजन का नंबर 3 रहेगा। तो C3H6O3 ये क्या हो जाएगा बेटा, ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ट्राइओज का जनरल फॉर्मूला ये। अब इसको कहेंगे क्या, जब भाई जो C3H6O3 है इसका नाम क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्लिसरल्डिहाइड। क्या बोलेंगे बेटा, ग्लिसरल्डिहाइड। तो याद होगा आप लोगों को, थोड़ा सा याद करिए कि जब ग्लूकोज पार्टिकल को तोड़ा जाता है ना, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, तो वहां पर जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो ग्लिसरल्डिहाइड के फॉर्म में बनता है, ग्लिसरल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। तो 2 फॉर्म इसके तोड़े जाते हैं, एल्डोज और कीटोज। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अब यहां पर जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटेन होता है, इसको बाद में चेंज इसी में ही किया जाता है, किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड में। तो ग्लिसरल्डिहाइड ही आगे फर्दर ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को कंप्लीट कराएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं टेट्रोज की,
तो टेट्रोज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H8O4। इसको हम लोग एरिथ्रोज के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, एरिथ्रोज। ये इसका एल्डोज फॉर्म होगा और कीटोज फॉर्म क्या होगा, एरिथ्रो एरिथ्रोलोज, एरिथ्रेलोज, ठीक है। थर्ड यहां पर देखिए क्या है, पेंटोज, मतलब 5 कार्बन, C5H10O5। राइबोज कहेंगे या रिबुलोज कहेंगे, है ना। तो जो इसका एल्डोज ग्रुप होगा वो राइबोज कहलाएगा और जो कीटोज ग्रुप होगा वो रिबुलोज कहलाएगा। भाई अभी मैं बताऊंगा ना कि क्या है राइबोज, क्यों कहा जा रहा है, और यही फॉर्मूला चेंज होकर के कीटो रिबुलोज कैसे बना रहा है, कीटोज कैसे ग्रुप बन गया, है ना। आगे देखिए हेक्सोज की बात करें तो C6H12O6 ग्लूकोज पार्टिकल, है ना। तो इसका एल्डोज फॉर्म क्या होगा, ग्लूकोज। और वही अगर हम कीटोन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। अब कीटोज ग्रुप क्या है भैया, C डबल बॉन्ड O ग्रुप का पाया जाना, दैट मींस कीटोन ग्रुप का पाया जाना, ठीक है। कीटोन ग्रुप का पाया, यहां पर कीटोन ग्रुप आ जाएगा, इसीलिए ये कीटोज कहलाएगा। यहां तक समझ में आया सभी को, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। देखिए कुछ खास बातें यहां पर लिखी गई हैं जिसको आप समझिए। एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, यदि सुगर मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन एटम पर एक फ्री हाइड्रोजन एटम पाया जाता है तो वह एल्डोज शुगर कहलाती है। देखिए बात हो रही है, जब शुगर मॉलिक्यूल है, जैसे ग्लूकोज पार्टिकल की हम बात करें तो जो ग्लूकोज पार्टिकल है उसके पहले कार्बन एटम पर एक क्या पाया जा रहा हो, फ्री हाइड्रोजन एटम पाया जा रहा हो। जैसे कि जब आप इसके जनरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो कार्बन ऐसे बनते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे एक OH ग्रुप इस तरीके से प्रेजेंट होता है, COH। तो H ग्रुप यहां पर फ्री फॉर्म में है, ठीक है। OH में H ग्रुप क्या है बेटा, फ्री फॉर्म में पाया जा रहा है। तो वही कह रहा है कि कार्बन नंबर 1 पर जब फ्री हाइड्रोजन एटम पाया जाता है तो वह एल्डोज शुगर कहलाती है। एल्डोज शुगर के मॉलिक्यूल के एक एंड पर हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है तथा बीच के सारे कार्बन कंपाउंड्स पर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ग्रुप व OH ग्रुप, ठीक है, पाया जाता है। तो आप देखेंगे सारे के सारे बाकी एक ग्रुप पर क्या पाया जा रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। तो शुगर के एक एंड पर तो CHO ग्रुप यहां पर देखो प्रेजेंट है, ठीक। और बाकी के सारे कार्बन पर यहां पर OH 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 H H H। अभी मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट होता है, लेकिन छठा कार्बन जो होता है उसके ऊपर CH2OH प्रेजेंट होता है, CH2OH, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है, यदि शुगर मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन एटम पर CH2OH ग्रुप पाया जाता है, ठीक है, CH2OH ग्रुप पाया जाता है तो ऐसी शुगर को कीटोज कहते हैं। अगर मान लो पहले कार्बन पर और छठे कार्बन पर CH2OH ग्रुप प्रेजेंट हो, यहां पर CH2OH ग्रुप हो जाए, यहां पर भी हो जाए, तो ऐसी कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोज। ऐसी कार्बन श्रृंखला को क्या बोलेंगे, कीटोज। और अगर CHO ग्रुप रहे, एल्डिहाइड ग्रुप ही रहे, तो ऐसी कार्बन श्रृंखला को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्डोज, ठीक। देखिए लिखा हुआ है, कीटोज शुगर में मॉलिक्यूल के बोथ एंड पर CH2OH ग्रुप या CH2COH ग्रुप लगा होता है, दोनों एंड पर, ठीक है, तथा कार्बन नंबर दूसरे पर एक कीटोन ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ठीक है, पाया जाता है तथा बचे हुए सभी कार्बन एटम पर वाटर ग्रुप या H2O ग्रुप यानी कि HOH ग्रुप, ये क्या है, वाटर ही है, ग्रुप के ऐड रहते हैं, ग्रुप ऐड रहते हैं। डायग्राम के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे। देखो हम ट्राइओज की बात करें तो बेटा ट्राइओज यहां पर कुछ इस तरीके से है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C3H6O3, ठीक है। अगर हम इसके एल्डोज फॉर्म की बात करें, किसकी बात करें बेटा, एल्डोज फॉर्म की बात करें, ठीक है। तो एल्डोज फॉर्म कैसा होगा, तो देखो यहां पर कार्बन नंबर 1 CHO ग्रुप पाया जा रहा है, फिर यहां पर कार्बन और कार्बन, 3 कार्बन हो गए। तो कार्बन नंबर 1 पर, कार्बन नंबर 1 पर ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो कार्बन नंबर 1 पर CHO ग्रुप है, कार्बन नंबर 3 पर देखो, तीसरे लास्ट वाले कार्बन पर CH2OH, ठीक है, इस तरीके से CH2OH ग्रुप पाया जा रहा है। कार्बन नंबर दूसरे पर क्या है, एक H ग्रुप होता है, एक OH ग्रुप होता है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कहलाएगी, ग्लिसरल डिहाइड कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, ग्लिसरल डिहाइड कहलाएगी। अगर ये ग्लिसरल डिहाइड एक्चुअल में क्या होगी,
ये एल्डिहाइड ग्रुप, यहां पर CHO ग्रुप, ये क्या कहलाता है? एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है, यहां पर CH2OH ग्रुप पाया जा रहा है ना? एथिल अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर ग्लिसरॉल्डिहाइड ये कहला रहा है। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन नंबर 1 पर CHO ग्रुप है और ये एक्चुअल में क्या है? एल्डोज फॉर्म है। अगर हम इसका कीटोज फॉर्म देखें तो कैसा होगा? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 दोनों पर CH2OH ग्रुप देखो प्रेजेंट है, और कार्बन नंबर 2 पर यहां पर क्या होगा? हमेशा कार्बन नंबर 2 पर क्या होगा? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चा? कीटोन ग्रुप। जब ऐसी संरचना, देखो जनरल फॉर्मूला वही है, जनरल फॉर्मूला वही है, लेकिन क्या हुआ? इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या है बेटा? चेंजेस है। तो केमिस्ट्री थोड़ी सी केमिस्ट्री ही है, समझ रहे हैं? थोड़ा गुचड़ुम रहता है इसमें। मतलब एक तरफ आप देखेंगे कि क्या फॉर्म है, ये फॉर्म बिल्कुल वही है और नाम क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब फॉर्म चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो गया तो क्या कहलाएगा? डाई हाइड्रोक्सी। भाई IUPAC नेम क्या हुआ? डाई हाइड्रोक्सी, ड्राई हाइड्रोक्सी। दूसरे नंबर पे क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप पाया जा रहा है, दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। नाम क्या हो गया? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्योंकि कीटोन ग्रुप है तो कीटोन का यहां पर नाम लिया जाएगा एसीटोन के फॉर्म। ठीक, यहां तक समझ में आया सभी? चलो, तो ये तो हमने बात कर ली ट्राइओस की। अब हम बात करते हैं हेक्सोज। हेक्सोज में हम बात कर रहे हैं किसकी? ग्लूकोज की पार्टिकल की। किसकी बात करेंगे? ग्लूकोज पार्टिकल की। देखो हेक्सोज, हेक्सोज में जो ग्लूकोज पार्टिकल होगा, ग्लूकोज, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। ठीक है, इसके हम एल्डोज की बात करें। किसकी बात करें बेटा? एल्डोज की। तो एल्डोज में देखो कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है। कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, कार्बन नंबर 6 पर CH2OH ग्रुप है ना? सिंपल है भाई, कार्बन नंबर 6 पर CH2OH ग्रुप, कार्बन नंबर 1 पर एल्डोज एल्डिहाइड ग्रुप। अब यहां पर एक खास बात है कि कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप जो होता है, OH ग्रुप जो होता है वो किधर होता है? राइट साइड में होता है। राइट साइड, ये राइट साइड बोली जाती है और ये लेफ्ट साइड बोली जाती है। ठीक है, कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप राइट साइड में होता है और कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। लेफ्ट साइड को L साइड से प्रेजेंट करते हैं और राइट साइड को D से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये L है, ये D है, और कार्बन नंबर 4 पर OH ग्रुप इधर ही, कार्बन नंबर 5 पर OH ग्रुप इधर ही, एक साइड में ही प्रेजेंट होता है। बस कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप क्या होता है? वो राइट साइड ना होकर के लेफ्ट साइड पर होता है। ये ग्लूकोज की बात हो रही। तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? ग्लूकोज। अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला में अगर हम लोग कीटोज ग्रुप की बात करें, किसकी बात करें? कीटोज की। तो कीटोज क्या कह रहा है? देखो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 दोनों पर क्या है? CH2OH ग्रुप पाया जा रहा है। बिल्कुल सही बात सर, ठीक है, मान लिया आपकी बात। और फिर मैंने आपको बताया कि इसमें कीटोन ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर प्रेजेंट होता है। तो कार्बन नंबर 2 पर देखो, यहां पर ये क्या पाया जा रहा है? कीटोन ग्रुप पाया जा रहा है। ठीक है, कार्बन नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 3 पर अब इसमें चेंज होगा। जैसे कि ग्लूकोज में आपने देखा कार्बन नंबर 3 पर, यहां पर कार्बन नंबर, सॉरी, कार्बन नंबर 3 पर आप देख रहे हैं कि OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, लेकिन यहां पर क्या होगा? कार्बन नंबर 3 पर जो OH ग्रुप होगा वो राइट साइड में होगा या D साइड में होगा, है ना? जब ये राइट साइड या D साइड में होगा तो अब बाकी के जो कार्बन नंबर है, कार्बन नंबर 4, 5, यहां पर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन बस खेल कहां होता है? दूसरे तीसरे कार्बन पर होता है। दूसरे तीसरे और पहले, दूसरे तीसरे पहले कार्बन पर क्या होगा? खेल होता है। पहले कार्बन पे क्या लग जाएगा? CH2OH ग्रुप लग जाएगा, दूसरे कार्बन पर कीटोन ग्रुप लग जाएगा और तीसरे कार्बन पर जो OH ग्रुप लेफ्ट साइड में होता है वो राइट साइड में आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये कहलाएगा फ्रक्टोज। क्या कहलाएगा भैया? फ्रक्टोज कहलाएगा, क्योंकि फ्रूट में पाई जाने वाली शर्करा होती है। कहां पाई जाने वाली शर्करा होती है? फ्रूट में। ठीक, आगे देखिए, खास बात यहां पर लिखी हुई है कि प्रकृति में, नेचर में, प्रकृति में मोस्ट कॉमन फॉर्म में पाई जाने वाली मोनोसेक्राइड पेंटोज व हेक्सोज होते हैं। ठीक है, यानी कि नेचर में अगर आप देखें तो मोस्ट कॉमन फॉर्म में जो पाई जाने वाली मोनोसेक्राइड्स होती है वो पेंटोज या हेक्सोज के फॉर्म में होती है। आगे देखिए लिखा हुआ है प्राइमरी अल्कोहल के सब टर्मिनल एंड पर कार्बन नंबर 5 पर। ठीक है, कहां पर बेटा? कार्बन नंबर 5 पर
पाए जाने वाले बोथ साइड पर H और OH ग्रुप, ठीक है, H और OH ग्रुप के लेफ्ट व राइट साइड पर रोटेशन या एडजस्टमेंट, राइट और लेफ्ट साइड पर रोटेशन हो जाता है या एडजस्टमेंट हो जाता है इनके बीच में, ठीक है। इसके आधार पर प्रत्येक शुगर को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, प्राइमरी अल्कोहल के सब टर्मिनल एंड पर कार्बन नंबर 5 पर पाए जाने वाले, कार्बन नंबर 5 पर पाए जाने वाले H और OH ग्रुप। अब जो कार्बन नंबर 6 के ऊपर वाला OH ग्रुप कार्बन है, उसमें H और OH ग्रुप में क्या होगा, रोटेशन हो जाएगा, चेंजेस होगा, कभी OH इधर आ जाएगा, कभी H उधर चला जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ, जब OH ग्रुप इस कार्बन एटम के राइट साइड में, इधर बेटा राइट साइड, उधर साइड, राइट साइड पर अरेंज होता है, तब इसे डी साइड यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी सीरीज में रखते हैं, ठीक है। कौन सी सीरीज में रखा जाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सीरीज में रखा जाएगा, जब कार्बन नंबर कहां पर, OH ग्रुप कहां पर प्रेजेंट है, राइट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखिए लिखा हुआ, यदि OH ग्रुप लेफ्ट साइड में अरेंज होता है, ठीक है, जब OH ग्रुप लेफ्ट साइड में आ गया, अभी मान लो कार्बन है, ये R साइड है, ये L साइड है, अगर इस कार्बन के OH ग्रुप इधर में प्रेजेंट है, H इधर प्रेजेंट है, तो इसको हम कहां रखेंगे, D साइड में रखेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी में रखेंगे। अगर मान लो यही कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 5 ही मैं खाली यहां पर उठा रहा हूं, कार्बन नंबर 5 पर OH ग्रुप यहां पर आ जाए, L साइड में, H ग्रुप इधर चला जाए, तो OH ग्रुप के L साइड में आने पर, ठीक है, ये D साइड को छोड़ देगा, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी को छोड़ देगा और ये लिवो रोटेटरी में आ जाएगा। तो वही यहां पर कहा गया कि यदि OH ग्रुप लेफ्ट साइड में अरेंज होता है, यानी राइट साइड को छोड़ करके, तब इसे L साइड, दैट मींस लिवो रोटेटरी सीरीज में रखते हैं, ठीक है, लिवो रोटेटरी सीरीज में रखते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ, मैमल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेने वाले, ठीक है, मोस्ट ऑफ मोनोसेक्राइड्स डी कॉन्फ़िगरेशन या डी सीरीज के होते हैं, ठीक है। भाई हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैमल्स हैं या अदर हायर कॉर्डेट्स हैं, उनके अंदर जो ग्लूकोज पार्टिकल से एनर्जी बनाई जा रही है, उन सभी के अंदर यदि मान लीजिए कि हमारे अंदर ग्लूकोज पार्टिकल को तोड़ा जा रहा है, तो वो ग्लूकोज पार्टिकल कौन सा होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी सीरीज का होगा, तो डी कॉन्फ़िगरेशन का होता है, ठीक है। ये होते हैं जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला वाले ऐसे कंपाउंड्स को, ठीक है। अब मान लो जैसे एक हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज को सिर्फ ग्लूकोज के रूप में ही हम नहीं तोड़ सकते, ग्लूकोज को फ्रक्टेज के रूप में भी ले सकते हैं, मेनोज के रूप में भी ले सकते हैं, गैलेक्टोज को भी रूप में ले सकते हैं, है ना। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6, है ना, इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बेसिस पर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो जब बहुत सारे फॉर्म बनते हैं, वही कह रहा है, जब एक ही, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला वाले, स्ट्रक्चरल फार्मूला मैं बात कर रहा हूं, संरचनात्मक सूत्र वाले, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं, जो एक ही मॉलिक्यूल, मान लो उनका जनरल फार्मूला एक है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो ऐसे कंपाउंड्स को या ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब त्रिविम समन्वय कहते हैं, त्रिविम समन्वय कहते हैं। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, चलो देखते हैं। हम बात करेंगे एक ही जनरल फार्मूला की और स्ट्रक्चर हम अलग अलग देखेंगे। जैसे हम हेक्सोज की बात कर लेते हैं भैया, इसकी बात करते हैं हेक्सोज की। हेक्सोज में आप बात करेंगे किसकी, ग्लूकोज पार्टिकल की। तो ग्लूकोज पार्टिकल क्या हो जाएगा हमारा, C6H12O6, है ना, यही तो हमारा हो जाएगा फॉर्म। अब ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अगर आप डी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इसकी बात करें डी कॉन्फ़िगरेशन की, यानी कि डी ग्लूकोज की बात करें, तो आपको पता है ये वाला कौन सा साइड है, ये राइट साइड है, ये कौन सा साइड है, राइट साइड, और ये एल साइड है ना। एल साइड को एल से ही रिप्रेजेंट किया जाता है और राइट साइड को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। यहां पर देखो कार्बन नंबर 1 पर एल्डिहाइड ग्रुप पाया जा रहा है, OH ग्रुप यहां पर देखो, कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप कहां पर है, राइट साइड में, तीसरे नंबर पे लेफ्ट साइड में, चौथे और पांचवें नंबर पे राइट साइड में। मैं बात कर रहा हूं पांचवें नंबर की। तो पांचवें नंबर के कार्बन पर, पांचवें नंबर के कार्बन पर जो लास्ट कायरल कंपाउंड, यानी कि इसको हम लोग लास्ट कायरल कंपाउंड कह रहे हैं, ये 5th कार्बन नंबर की जो लास्ट कायरल कंपाउंड में राइट साइड में OH ग्रुप अरेंज है, ठीक है, ये OH ग्रुप अरेंज है। ये OH ग्रुप यहां पर आप देखें किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड,
तो इसके आइसोमेरिज्म में या इसके आइसोमर में जब आप देखेंगे तो ये राइट साइड से किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। किधर आ जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और यहां पर आप एक खास बात और देखेंगे कि जो कार्बन नंबर 2 है, जो कार्बन नंबर 2 है, इस कार्बन नंबर 2 पर भी जो OH ग्रुप कहां होता था, राइट साइड में, वो किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड वाले 2 OH ग्रुप किधर पहुंच गए, लेफ्ट साइड में। ठीक, यहां पर देखो ये कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 2, इन दोनों पर OH ग्रुप कहां पर है, राइट साइड में है। लेकिन जब इसका आइसोमेरिज्म होगा तब ये OH ग्रुप चल जाएगा किधर, लेफ्ट साइड में। तो स्पेशली हमने कब बात करी भाई, इसकी कीटोज ग्रुप की आप बात करोगे, अगर मान लो ग्लूकोज को कीटोज ग्रुप अगर आप देखो, फ्रक्टोज देखो, तो ग्लूकोज का फ्रक्टोज जब चेंज होगा तो उसमें कीटोन ग्रुप होगा, कीटोन ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर आ जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा नहीं है, कार्बन नंबर 2 पर आ जाता है। यहां पर क्या है, केवल ऑक्सीजन OH ग्रुप का क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो कार्बन नंबर 5 मुख्य रूप से माना जाता है, कार्बन नंबर 5 पर रोटेशन हो रही है। लास्ट कैरल कंपाउंड में अगर चेंजेस होता है OH ग्रुप का तो इसका आइसोमर होता है। अब देखो बात ग्लूकोज की हुई, लेकिन ग्लूकोज चेंज हो गया किसमें, किसमें चेंज हो गया, एल ग्लूकोज में। बात वही है, ग्लूकोज ये भी है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका चेंज है। क्या कहलाता है, एल ग्लूकोज कहलाता है। अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो देखो फ्रक्टोज क्या है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यही तो होता है। बस क्या होता है, इसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है कार्बन नंबर 2 पर, और दोनों एंड पर CH2OH ग्रुप पाया जाता है। भाई यही तो यार, यही तो फ्रक्टोज का है। कीटोज ग्रुप का क्या मतलब है, कीटोज ग्रुप क्या है, दोनों एंड पर CH2OH ग्रुप पाया जाना और कार्बन नंबर 2 पर कीटोन ग्रुप पाया जाना, यही तो है। लेकिन हम बात करें कार्बन नंबर 5 की, तो कार्बन नंबर 5 पर देखो जो OH ग्रुप है वो किधर है, राइट साइड में है, डी साइड में। लेकिन आप अगर इसके आइसोमर को देखें तो OH ग्रुप किधर आ गया, लेफ्ट साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, एल फ्रक्टोज आइसोमेरिज्म। ठीक है, एल फ्रक्टोज हो जाएगा, है फ्रक्टोज ही, लेकिन क्या हुआ, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ये डी और एल के फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक, बाकी सब सेम है। उतार दो फटाफट, इसका PDF फाइल क्लास के फॉर्म में ही मिल जाएगा, क्लास में ही आपको मिल जाएगा। और जैसा यहाँ पर PDF है, जैसा आप अगर इंग्लिश में बनाना चाहें अपने नोट्स तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं पढ़ा आपको बाई लैंग्वेज ही रहा हूँ। अब मेनूज की बात करें तो मेनूज का फॉर्मूला क्या होता है, सर C6H12O6, सर ग्लूकोज का ही तो होता है केवल, नहीं भैया, आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात ना करो। अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करेंगे तो वो अलग है, मेनोज के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें अलग है, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें अलग है, लेकिन इनके जनरल फॉर्मूला सेम है। सारे के सारे C6H12O6, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, बस इनके स्ट्रक्चरल जो चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चर का जो फॉर्म होता है वो अलग है, सब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। इन सभी को चेंज किया जा सकता है ग्लूकोज में। हम किसी भी फॉर्म में अगर लेते हैं बॉडी के अंदर, तो हमारा लीवर इतना पावरफुल काम करता है, इतना बेस्ट है कि वो लीवर क्या करता है, मेनोज को या गैलेक्टोज को या फ्रक्टोज को चेंज कर देगा किसमें, ग्लूकोज में, जो हमारे बॉडी के लिए स्वीकृत होता है, हमारे बॉडी के लिए बेटर होता है, उसमें चेंज करेगा। तो इसमें भी वही है, देखो इसमें क्या होता है, एक कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है और लास्ट कार्बन पर क्या है, CH2OH ग्रुप है। इसको मेनोज क्यों कहा, क्योंकि ग्लूकोज से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें जो OH ग्रुप है, राइट साइड में आप यहां पर देखिए, कार्बन नंबर 3 पर और कार्बन नंबर 2 पर जो OH ग्रुप था, ठीक है, वो किधर आ गया है, एल साइड में आ गया। कार्बन नंबर 4 पर केवल और केवल OH ग्रुप राइट साइड में रहता है और कार्बन नंबर 5 पर राइट साइड में रहता है। जब दो OH ग्रुप इस साइड में राइट साइड, दो OH ग्रुप लेफ्ट साइड रहते हैं, तब ऐसे स्ट्रक्चर को डी मेनोस कहते हैं। डी मेनोस क्यों कहा, क्योंकि 5वें नंबर पर अभी आप देखिए OH ग्रुप इधर ही है, लेकिन जब इसका आइसोमर होता है, क्या होता है, आइसोमर होता है, तो आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे कि जो 5वें नंबर वाला कार्बन OH ग्रुप होता है वो उठ करके किधर आ गया, इस साइड में। ठीक है, 5वें नंबर का OH ग्रुप इधर आ गया और 6ठे नंबर का भी OH ग्रुप इधर आ गया, और इधर वाले OH ग्रुप जो थे वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में चले गए। तो इसमें लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो गया। जो लेफ्ट था वो राइट में आ गया, जो राइट था, जो राइट में था वो लेफ्ट में चला गया, है ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो गया, और नाम क्या हो गया, एल मेनोज।
है ना, क्या हो गया, एल मेनोज। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के OH ग्रुप हैं, यहाँ पर राइट साइड के OH ग्रुप हैं। ठीक, ये तो मेनोज की बात हो गई। अब हम बात करेंगे साथियों फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसेक्राइड। भाई मोनोसेक्राइड की फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, इसकी बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मोनोसेक्राइड। देखिए कार्बोहाइड्रेट के साथ में मोनोसेक्राइड को वन शॉट वीडियो के अंदर ही फिनिश करेंगे। आज की क्लास में सारा का सारा मोनोसेक्राइड पढ़ लेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग घबराइए मत, परेशान मत होइए, ठीक है, लेकिन हम पूरा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। चलो हम बात करते हैं ट्राइओज की। किसकी बात कर रहे हैं, ट्राइओज की। तो 3 दिन में मोनोसेक्राइड खत्म होता है, उसको मैं एक दिन में एक क्लास में खत्म करने का प्रयास कर रहा हूँ, आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी। तो ट्राइओज की बात करें तो देखिए लिखा हुआ यह बॉडी में हेक्सोज के मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होते हैं। तो ट्राइओज जो होते हैं वो हेक्सोज, हेक्सोज क्या है बेटा, ग्लूकोज। हम किसकी बात करें, ग्लूकोज, C6H12O6। जब ये टूटता है तो C3H6O3, C3H6O3, जब ये टूटेगा तो यही तो बनेगा, है ना। तो हेक्सोज के मेटाबॉलिज्म के ब्रेकडाउन, हेक्सोज के मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होते हैं कौन, ट्राइओज, जिसे हम लोग ग्लिसरल डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं। सिंपल है। अगर हम पेंटोज की बात करें फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, तो देखिए लिखा हुआ है पेंटोज शुगर जो होता है वो मुख्यतः न्यूक्लिक एसिड में तथा मेनिको एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में भाग लेते हैं। तो ये पेंटोज जो होता है ये मेनली कहां भाग लेता है, न्यूक्लिक एसिड में भाग लेता है। आपने सुना होगा पेंटोज शुगर, पर न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या मिलता है, न्यूक्लिक एसिड इज इक्वल टू पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक फास्फोरिक एसिड। तो ये तीन चीजें मिलकर के क्या बनाती है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है। और न्यूक्लिक एसिड कहने का मतलब ही हो गया फास्फोरिक, मतलब न्यूक्लिक एसिड मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एसिड किससे मिलकर के बना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। तो ये क्या बन जाता है, डीएनए प्लस आरएनए। यही तो होता है यार डीएनए आरएनए, है ना। तो वही बात कर रहा है कि पेंटोज शुगर में मुख्यतः, पेंटोज शुगर मुख्यतः न्यूक्लिक एसिड में तथा मेनिको एंजाइम फैक्टर या मेनिको एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में भाग लेते हैं। इनका इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंस पेंटोज शुगर फॉलोइंग टाइप से होती है, ठीक है, फॉलोइंग टाइप से है, निम्नलिखित प्रकार से यहाँ पर आपको पेंटोज शुगर देखने को मिलेंगी। तो दो प्रकार की यहाँ पर पेंटोज शुगर होती है, एक तो बेटा होती है राइबोज शुगर, एक कौन सी होती है, राइबोज शुगर, और दूसरी होती है रिबुलोज शुगर। राइबोज और रिबुलोज। राइबोज कहने का मतलब क्या होता है, ये एटीपी दैट मींस एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड, ये एटीपी न्यूक्लिक एसिड तथा NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, या हम कह सकते हैं निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक, दोनों नाम इसी के हैं, NADP, ठीक, तथा फ्लेवोप्रोटीन्स जैसे फ्यूको एंजाइम्स का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। तो राइबोज शुगर जो होता है वो एक्चुअल में एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, जो एटीपी न्यूक्लिक एसिड बना तो उसकी बात हो रही है राइबोज शुगर की, तो न्यूक्लिक एसिड में है, तथा NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, तथा फ्लेवोप्रोटीन जो विशेष प्रकार की क्या होती है, कोएंजाइम्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, ठीक, कौन, राइबोज, राइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर में दो प्रकार की शुगर है, पेंटोज, है ना, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर। और रिबुलोज शुगर की हम बात करें तो रिबुलोज क्या है, देखिए यह हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट द्वारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से इंटरमीडिएट सब्सटेंस के फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। तो ये जो हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट है, ये प्रोसेस होता है हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट, ठीक है, ये एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से, जब इसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल तोड़ा जाएगा तो जो इंटरमीडिएट सब्सटेंस होता है, जो बीच का सब्सटेंस होता है, दो रिएक्शंस को, मतलब एक रिएक्शन ए है और एक रिएक्शन बी है, इनके बीच का जो यहाँ पर सब्सटेंस है, ठीक है, मतलब सी, राइट, तो यही क्या होता है, रिबुलोज है। यही एक्चुअल में क्या है, रिबुलोज है, ठीक है, फॉर्म में होती है। आगे देखिए हम बात करते हैं किसकी, हेक्सोज की।
इसकी बात करेंगे बेटा, हेक्सोज। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कार्य के आधार पर हेक्सोज सुगर मोनोसेक्राइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हेक्सोज सुगर बोले तो मोनोसेक्राइड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, जो फॉलोइंग फॉर्म में होते हैं, ये मिलते हैं। जैसे कि किस फॉर्म में मिलेगा, ग्लूकोज फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज का जो जनरल फार्मूला होता है वो C6H12O6 होता है, जो कि मुख्यतः ग्रेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेप्स मतलब अंगूरों में, ठीक, ग्रेप्स में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। नेक्स्ट, ग्लूकोज को मुख्यतः बॉडी के अंदर स्टार्च, कॉमा सुगर केन, कॉमा माल्टोज, कॉमा लैक्टोज आदि के हाइड्रोलिसिस द्वारा इनको बॉडी के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज को मुख्यतः बॉडी के अंदर स्टार्च के, ठीक है, स्टार्च, सुगर केन, माल्टोज, लैक्टोज इनके द्वारा, इनके हाइड्रोलिसिस द्वारा निर्मित किया जाता है। ये डाइसैकेराइड शुगर है और ये मोनोसेक्राइड, ठीक है, किया जाता है। तथा ग्लूकोज जो होती है वो मुख्यतः बॉडी की शुगर होती है। ग्लूकोज मुख्य रूप से बॉडी की शुगर होती है, जो कि ब्लड में पाई जाती है, जो टिश्यूज में फ्यूल का कार्य करती है ना, ईंधन का काम करती है। जो हमारे सेल के अंदर किस रूप में काम करती है, ईंधन के रूप में काम करती है। आगे देखिए लिखा हुआ है, बॉडी में होने वाली डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बॉडी में होने वाली डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ग्लूकोज के द्वारा ही मुख्य रूप से एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, उसके लिए ग्लूकोज से ही क्या होता है, एनर्जी बनती है। आगे देखिए लिखा हुआ है, ब्लड में ग्लूकोज नॉर्मल अमाउंट में करीबन 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 ml, एक 100 ml के ब्लड को अगर आप निकालें बॉडी के अंदर से, उसमें अगर 80 से 120 मिलीग्राम तक ग्लूकोज पार्टिकल मिल रहे हैं या ग्लूकोज पाया जा रहा है, तो एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। जब शुगर लेवल ब्लड के अंदर रीनल थ्रेशोल्ड मतलब 180 मिलीग्राम पर 100 ml मिलने लगे, तब खतरा है, ठीक है, से बढ़ जाता है, तब यह ग्लूकोज यूरिन के द्वारा क्या होता है, बॉडी के बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोसूरिया या ग्लूकोसूरिया कहते हैं। ये जो डिजीज कहलाती है, जो डिजीज होती है, इसको हम लोग ग्लाइकोसीरिया या ग्लूकोसूरिया के नाम से जानते हैं, ठीक? तो ग्लूकोज का बॉडी के अंदर अमाउंट कितना होना चाहिए, पर 100 ml में अगर हम बात करें तो 80 से लेकर के 120 मिलीग्राम तक होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो जाहिर सी बात है आप डायबिटिक पेशेंट हो गए, है ना। भगवान ना करे आपको डायबिटीज हो, लेकिन अगर आप सेहत पे ध्यान नहीं रखेंगे तो बिल्कुल बुढ़ापे में होगी। आगे हम बात करते हैं फ्रक्टोज, ग्लूकोज के बाद में फ्रक्टोज। देखिए लिखा हुआ, नेचर में ये शुगर मुख्यतः फ्रूट शेप मतलब पौधों के अंदर जो क्या बनते हैं, फल, पौधों के द्वारा जो फल प्रोड्यूस होते हैं उनके रसों में आपको ये देखने को मिलेगी, तथा हनी में पाई जाती है, मुख्य रूप से शहद में। हमारी बॉडी में यह शुगर केन के शेप को हाइड्रोलिसिस करके या हाइड्रोलिसिस के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है या निर्मित किया जाता है। तो हमारे बॉडी के अंदर आप देखेंगे फ्रक्टोज को, जैसे हमने गन्ने का रस पिया, गन्ने का जूस आप लोग सभी लोग पीते हैं, अगर आपने पिया तो बॉडी के अंदर इसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, और तोड़ करके हम क्या करते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या खास बात है कि लीवर में फ्रक्टोज को ग्लूकोज के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। तो हम डायरेक्ट फ्रक्टोज का यूज नहीं करते, हमें अगर इस फ्रक्टोज को यूज करना होगा तो इसे पहले हमें चेंज करना होगा ग्लूकोज में, और इसको चेंज करने के लिए इंटरमीडिएट यहां पर एक ग्लैंड है, इसका नाम है लीवर, तो हिंदी में कहते हैं यकृत, है ना। चलो, के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, तथा यह ग्लूकोज बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेता है तथा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। देखिए लिखा हुआ है, लीवर में फ्रक्टोज को ग्लूकोज के रूप में क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, तथा यह ग्लूकोज बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भाग लेता है तथा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। वही खास बात है, एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा। तो फ्रक्टोज को ग्लूकोज के रूप में कहां चेंज किया जाता है, लीवर में। ऐसे ही हम गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज को भी लीवर में ही चेंज किया जाएगा। देखो लिखा हुआ है गैलेक्टोज में कि ये जो मुख्य रूप से होती है ग्लाइकोपेप्टाइड, ग्लाइकोलिपिड सॉरी, और ग्लाइकोप्रोटीन्स में पाई जाती है। ये मुख्य रूप से कहां पर मिलेगी, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स में। कौन, गैलेक्टोज की हम बात कर रहे हैं, राइट।
यह मेनली मैमल्स के मेमोरी ग्लैंड्स में सिंथेसाइज होती है। तो मैमल्स जो होते हैं उनकी मेमोरी ग्लैंड, दुग्ध स्तन स्तन ग्रंथियों की हम बात करें, उसमें प्रेजेंट होती है, उसमें सिंथेसाइज बनती है, तथा इसके हाइड्रोलिसिस के द्वारा मिल्क में लैक्टोज शुगर प्रोड्यूस होता है। जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है गैलेक्टोज का, तो गैलेक्टोज के हाइड्रोलिसिस होने के बाद में क्या प्रोड्यूस होता है? मिल्क शुगर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है, लीवर में लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर दिया जाता है। ठीक, जिसका यूज बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान कर लिया जाता है। ठीक, इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रूप में कर लेते हैं जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम बनता है। तो ग्लूकोज का हर तरीके से हम क्या कर सकते हैं? फायदा उठा सकते हैं, या हर चीज से हम ग्लूकोज बना सकते हैं। लास्ट हमारा मेनोज है, देखिए लिखा हुआ, यह मेनली प्लांट प्लांट मेनान्स, प्लांट मेनान्स, मेनान्स मतलब क्या है? ये प्लांट है, ये क्या है बेटा? एक प्लांट है। यह मुख्यतः प्लांट मेनान्स, जिसका जिसमें आप देखेंगे मेनोज, मेनोज कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, ठीक है, तथा गम या गोंद के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त की जाती है। तो मेनोज जो है ये मुख्य रूप से मेनान्स प्लांट से प्राप्त की जाती है, जिसमें आप देखेंगे मेनोज कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है, जिससे गम और गोंद बनता है, और इसके हाइड्रोलिसिस से इसको हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। यह शुगर नॉर्मली ग्लाइकोप्रोटीन में पाई जाती है, ठीक है, तथा एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन व म्यूकोप्रोटीन्स, ठीक है, एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और म्यूकोप्रोटीन्स के प्रोसिंथेटिक प्रोस्थेटिक सॉरी प्रोस्थेटिक पॉलीसेक्राइड की स्ट्रक्चर में भाग लेती है। तो ये एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन और म्यूकोप्रोटीन, ये जो 3 प्रकार के प्रोटीन्स हैं, इनके प्रोस्थेटिक पॉलीसेक्राइड की स्ट्रक्चर में, मतलब इसके बनने में ये क्या करती हैं? भाग लेती हैं। ठीक, इतना समझ में आया? चलो, अब हम बात करते हैं बच्चों डेराइव्ड मोनोसेक्राइड। तो नेचुरली फॉर्म में जो मोनोसेक्राइड्स प्राप्त हुए वो हमने देख लिए, जो नेचर में प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे ऐसे मोनोसेक्राइड्स की, या ऐसे सेक्राइड मोनोसेक्राइड्स की जिनको हम डेराइव मतलब डेरिवेटिव, इनको हम बनाएंगे, प्राप्त करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, डेराइव्ड मोनोसेक्राइड्स क्या होती हैं? देखो लिखा हुआ है, इस ग्रुप में उन कंपाउंड या वह कंपाउंड्स आते हैं जिनका स्ट्रक्चर मोनोसेक्राइड्स के सिमिलर होता है, ठीक है, लेकिन वह किसी न किसी फॉर्म में एल्डोज या कीटोज से डिफरेंट होते हैं। मतलब ये इनका स्ट्रक्चर आप देखेंगे मोनोसेक्राइड के जैसा ही है, लेकिन एल्डोज और कीटोज से क्या है? डिफरेंट है, नेचुरली फॉर्म में नहीं है, प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार के डेराइव्ड मोनोसेक्राइड्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आपका होता है डीऑक्सी शुगर, ठीक, और दूसरा होता है अमीनो शुगर, जिसको हम लोग हेक्सोजामाइन के नाम से जानते हैं, हेक्सोजामाइन। हम बात करते हैं डीऑक्सी शुगर की। देखिए लिखा हुआ ऐसी शुगर जिनमें OH जो ग्रुप होता है, OH ग्रुप के स्थान पर H ग्रुप अरेंज रहता है। ठीक, ऐसी शुगर जिसमें OH ग्रुप के स्थान पर क्या होता है? H ग्रुप पाया जाता है, राइट? उन्हें हम क्या कहते हैं? डीऑक्सी शुगर कहते हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड, लाइक डीएनए न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड में पाई जाने वाली, ठीक, न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में, ठीक, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली डीऑक्सीराइबोज शुगर, पाई जाने वाली डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक, ये क्या होती है? यहां पर पाई जाती है। अब जैसे हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की, तो यहां पर आप देखिए सेम स्ट्रक्चर रहेगा, CHO ग्रुप, कार्बन नंबर 2 पर H ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर OH ग्रुप होना चाहिए था लेकिन H ग्रुप है। कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप यहां पर, H ग्रुप इधर है, कार्बन नंबर 4 पर OH ग्रुप इधर है, H ग्रुप इधर, और 5वें कार्बन पर क्या है? CH2 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। या इसका एक और फॉर्मूला आप इस तरीके से देखेंगे, CHO इसको CH2 कर सकते हैं, CHOH का होल ट्वाइस आप इसको कर दें, और ये CH2OH। तो ये 1 2 3 4, और एक यहाँ पर देखो तीसरे नंबर पर होल ट्वाइस है तो 5, यहाँ पर 3 4 2 कार्बन है, और यहाँ पर 5, 5वीं कार्बन, राइट? चलो, या इसी का एक और फॉर्म है क्या? CHO, CH2, CH2O, CH2O और CH2OH, ये फॉर्म है। आप इसको बना सकते हैं, है ना? इस तरीके से लिखा जा सकता है पेंटोज शुगर की।
अगर आप इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे ध्यान दें बच्चों, तो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें एक यहां पर कीटोन ग्रुप या ओ ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 और एक यहां पर 5वां, ये कार्बन यहां पर है, 5 कार्बन है। कार्बन नंबर 1 पर आप देखेंगे तो H OH ग्रुप यहां पर है, कार्बन नंबर 2 पर H ग्रुप आप यहां देख ही रहे, कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप इस साइड में नीचे होता है, H ग्रुप ऊपर होता है, तभी जब यहां पर आप देखेंगे कि कार्बन नंबर 5 वाला जब इस वाले से, मतलब इसी का दूसरा वाला होगा, है ना, राइबोस शुगर या न्यूक्लियोटाइड, वो आकर के इस कार्बन से, कार्बन नंबर 3 से जुड़ता है, और कार्बन नंबर 4 पर एक H यहां पर है और एक H यहां पर है, और कार्बन नंबर 5 पर क्या होता है, CH2OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसका OH और इसका OH आपस में मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, है ना, और बीच में एक लिंकेज का फॉर्म कर लेता है, आपस में बॉन्ड कर लेता है, इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते चले जाते हैं। तो जब न्यूक्लियोटाइड पढ़ाएंगे तो वहां पर समझाएंगे। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, डीऑक्सीराइबोस शुगर की। अब हम अमीनो शुगर की बात करें, अमीनो शुगर्स क्या होते हैं? अमीनो शुगर देखिए लिखा हुआ है, ऐसी शुगर जिसमें OH ग्रुप के स्थान पर क्या पाया जाता है, अमोनिया ग्रुप पाया जाता है, NH2 ग्रुप पाया जाता है या ऐड किया जाता है, कर दिया जाता है, जैसे डी ग्लूकोजामाइन, डी गैलेक्टोजामाइन और डी मेनोजामाइन। मतलब डी ग्लूकोज जो था उसमें हमने क्या कर दिया, अमोनिया ग्रुप ऐड कर दिया, अमोनिया ग्रुप के ऐड करने पर ये क्या हो गया, ग्लूकोजामाइन, गैलेक्टोजामाइन और मेनोजामाइन में हो जाता है, जो डिफरेंट टाइप के बायोटिक मटेरियल में पाए जाते हैं। ठीक, ग्लूकोजामाइन काइटिन के हाइड्रोलिसिस द्वारा, ग्लूकोजामाइन काइटिन के हाइड्रोलिसिस, ठीक है, के द्वारा निर्मित होता है। जब काइटिन का हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लूकोजामाइन प्रोड्यूस होता है, जो इंसेक्ट तथा क्रस्टेशिया एनिमल, ये क्रस्टेशियंस एनिमल का एक मेन पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है, जो कि मैमल्स के डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स तथा कुछ प्रोटीन्स में पाई जाती। तो आप मैमल्स में देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पॉलीसेक्राइड और कुछ क्या होती है प्रोटीन में, आपको इस तरीके का अमीनो शुगर्स देखने को मिलेगा। ठीक, आगे देखिए लिखा हुआ है, गैलेक्टोजामाइन कार्टिलेज में पाए जाने वाले स्पेशल पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जो कॉन्ड्रोटाइन सल्फेट तथा कई ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड में मिलता है। ठीक है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड में मिलता है बहुत सारे। आगे देखिए लिखा हुआ है, मेनोजामाइन जो होता है वो म्यूकोप्रोटीन का मेन कंपोनेंट होता है। तो मेनोजामाइन क्या होता है बेटा, ये म्यूकोप्रोटीन का क्या होता है, मेन कंपोनेंट होता है। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा यहां पर कंप्लीट होता है मोनोसेक्राइड। तो हम लोगों ने यहां पर मोनोसेक्राइड्स को कंप्लीट फॉर्म में पढ़ लिया। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहां पर कार्बोहाइड्रेट के पहले और बड़े ग्रुप को, इंपॉर्टेंट ग्रुप को कवर कर लिया है। पहले बड़े और इंपॉर्टेंट ग्रुप को क्या कर लिया बच्चों, कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डाइसैकराइड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।